नमस्कार। अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही हो तो सारी बातें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है ना? तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो पीछे चल रहा था संघवाद, उसी को आगे लेकर चलते हैं, उसी कड़ी को थोड़ी अपने आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का जो हमारा नाम था वो नाम था टॉपिक का संघवाद। संघवाद संघवाद की हमने बात करी थी। आज हमें थोड़ा डिफरेंस पढ़ना है। एक तरफ लेना है एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी तरफ लेना है हमें संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी इन दोनों में हमें पढ़ना है अंतर की। संघवाद में आपका ये है डिफरेंस कि एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था है क्या, दोनों में अंतर जब हम इनका पढ़ेंगे ना, तभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि संघात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अंतर के माध्यम से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। अगर आ जाए आपका एकात्मक शासन व्यवस्था जो है उसका वर्णन कीजिए, तब आपका वर्णन जो आपका डिफरेंस लिखा होगा उसी के माध्यम से आप उसको डिकोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमें समझना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि संघवाद जो होता है उसमें दो स्तर वाली राजनीतिक व्यवस्था होती है। एक तो केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा होता है प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था। केंद्रीय जो राजनीतिक व्यवस्था होती है या संघीय राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसमें केंद्र स्तर की सरकार होती है, और जो प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें राज्य स्तर की सरकार होती है। इन दोनों को शामिल किया जाता है। मैंने संघवाद में आपसे ये भी कहा था कि इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में होती है, ठीक है? केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है? मैंने एक आर्टिकल आपको बताया था कि आर्टिकल 1 इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यानी भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, तभी तो इसका संघ है। ये जब बिखर जाएंगे तो राज्य टूट जाएगा, भारत के खंड खंड हो जाएंगे। तो इनका सभी का सभी है हमारे साथ में, सभी का संघ है, तभी तो भारत आज मजबूत है, ठीक है? अब मैंने फिर आपसे कहा था कि इसमें दो स्तर की सरकार है हमारे पास, ठीक है? पूरे देश के लिए सरकार होती है केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार के अंडर में 3 सूचियों की बात करी थी मैंने आपसे। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची मैंने बताया था 100 विषय हैं, राज्य सूची में बताया था 61 विषय हैं, और संवर्ती सूची में 12। इन सारी चीजों की हमने कल चर्चा करी, बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें समझना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में कौन शक्तिशाली होगा? केंद्र सरकार। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। केंद्र सरकार अपेक्षाकृत क्या होती है? कमजोर होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में हम बात करते हैं संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान में अगर संशोधन करना होगा तो संघात्मक शासन व्यवस्था में अकेले नहीं कर सकते हैं। हालांकि हक तो होता है। मैंने कल बताया था केंद्र सरकार को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन दोनों की सहमति जरूरी होनी चाहिए, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। फिर हमने 2 पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं, जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं, कई जगह बटी हुई होती हैं। अब दूसरा, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें एक ही नागरिकता होती है, इसमें दोहरी नागरिकता होती है, इसमें शासन का एक स्तर होता है, इसमें शासन के 2 स्तर वाली सरकार। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं जापान, इसका लेते हैं अपना प्यारा भारत। तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको एक बार फिर समझते हैं। तो अभी हम समझ रहे थे कि एक तरफ आपका है एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी तरफ है संघात्मक शासन व्यवस्था। चलिए इसको देखते हैं। मैंने आपसे यहां से बात करा कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, पहला पॉइंट था ये। और इसमें जो केंद्र सरकार
अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये भी मैंने आपसे कहा था। मैंने कहा एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान में संशोधन, एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं तो संविधान में अकेले संशोधन नहीं कर सकते हैं, संविधान में अकेले संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की बात करें। मैंने यहां पे कहा था कि शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं। ठीक है, मैंने कहा शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, यहां पर शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। ठीक है, फिर हमने बात करा था कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, शासन का एक स्तर होता है। यहां पर आपकी दो स्तर वाली सरकार होती है, दो स्तर वाली सरकार होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जापान, और इसका एग्जाम्पल है आपका इंडिया। ठीक है, तो यहां से आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए हमने डिफरेंस को अच्छी तरीके से यहां पर लिख चुके हैं। हमने जो लिखा है छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको लिखा है, ताकि आप इन लाइनों को थोड़ा बड़ा करके आप लिख सकते हैं। हमें समझना है केवल। तो समझना क्या है, हमने कहा कि एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है कि इसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और हम आगे बात कर रहे थे कि संविधान संशोधन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें संविधान नहीं, थोड़ा उल्टा कर लीजिए, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा, इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं, इसमें संविधान संशोधन अकेले नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए राज्य और केंद्र दोनों की सहमति आवश्यक है। हाँ, केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन सहमति दोनों की जरूरी है। शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, इसमें शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। इसमें शासन का स्तर एक होता है, इसमें दो स्तर वाली सरकार पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल दिया था जापान, इसका एग्जाम्पल दिया था इंडिया। तो यहां से हमने जो बात करी थी एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर की। नेक्स्ट पॉइंट अपना चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार क्या कहलाते हैं, जब एक या एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर, जब एक या एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर किसी सरकार, कोई सरकार बनाते हैं, उस सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब दो या एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर किसी सरकार को बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी गठबंधन सरकार थी। मोरारजी देसाई गठबंधन सरकार थी। बीपी सिंह गठबंधन सरकार थी। तो मैंने कहा कि जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जिसके गिरने की संभावना कभी भी गिर सकती है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ले लो, चाहे आपका मोरारजी देसाई ले लो, चाहे बीपी सिंह ले लो, ये सारी चीजें ले लो। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर
या गठबंधन सरकार का गठन एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर करते हैं। दल मिलकर इसका गठबंधन करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी गठबंधन सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह और मोरारजी देसाई, इनकी भी कैसी सरकार थी? गठबंधन सरकार। ठीक है, अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं, संविधान में 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कितनी भाषा का प्रयोग किया गया है? संविधान में 22 भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। जो भी कौन सी सूची के अंतर्गत आती हैं? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। यानी सूचित भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। आज भी हम देखते हैं राज्यों की अपनी राजभाषा है, राज्यों की अपनी राजभाषा है, और अधिकतर राज्य अपना सरकारी कामकाज अपनी राजभाषा में करना मानते हैं कि अपनी राजभाषा में करना चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ से संविधान में कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं जो कि अनुसूचित भाषाएं हैं, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी अगर राज्यों की बात करें तो राज्य की क्या है? अपनी राजभाषा है। राज्य की अपनी राजभाषा है, और अपनी ही राजभाषा में ये क्या काम करना चाहते हैं? अपना सारा काम अपनी, यानी जो भी इनका सरकारी काम है या जो भी इनका सारा काम है, वो सारा काम अपनी राजभाषा में करना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि भाषाओं के बारे में। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पंचायती राज की। पंचायती राज, ये बात है आपकी दिसंबर 1992 की, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। जब संविधान संशोधन किया गया था तब इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, इसको क्या मंजूरी प्रदान की गई थी कि स्थानीय स्वशासन निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अब संवैधानिक जब दर्जा प्रदान किया गया था तो ऐसा अब हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया था। इसके माध्यम से ही अपने भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था थी, इसको क्या बनाया गया था? इसको मजबूत बनाया गया था। अब पहले इस बारे में हम समझ लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अब यहां तक हमने बात कर ली कि पंचायती राज है क्या। देखिए दिसंबर 1992 की बात है। दिसंबर 1992 की बात है, जिसमें जब संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया तब इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। तो उसमें स्थानीय स्वशासन निकाय को एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा प्राप्त किया गया था। इसी के जब मंजूरी प्रदान की गई थी तब स्थानीय स्वशासन निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया था। ठीक है, तो यही पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है। अब क्या आता है कि इसके प्रावधान क्या है? तो इसके प्रावधान थे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो नियमित चुनाव कराए जाएंगे, यानी नियमित चुनाव आपको कराना है, वो आपकी संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा पॉइंट किया गया था कि 1/3 जो पद हैं वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए सदस्यों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, चाहे वो सदस्य अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो या पिछड़ी जाति का हो, उसके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी।
नगर पालिका हो या पंचायत हो, इनके लिए राज्य चुनाव आयोग संस्था का गठन किया गया था, जो कि एक स्वतंत्र संस्था थी, वही इनमें चुनाव कराएगी। तो बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इसके प्रावधान क्या थे। तो प्रावधान में पहला पॉइंट था नियमित चुनाव। जो नियमित चुनाव कराए जाएंगे वही एक क्या थी, संवैधानिक बाध्यता थी। आपको नियमित चुनाव कराना है। नियमित चुनाव कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट था स्थानीय स्वशासन निकायों के पदाधिकारी के पद के लिए एससी यानी अनुसूचित जाति, चलिए इसको लिख लेते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति, इनके लिए पद इनके लिए सीटें आरक्षित की गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। जो भी आपका चाहे नगर पालिका का चुनाव हो या आपका पंचायत का चुनाव हो, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का गठन किया गया जो कि एक कैसी संस्था थी, स्वतंत्र संस्था थी। बस आपको प्रावधान में इतना ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज होगा उसमें नियमित चुनाव कराए जाएंगे। नियमित चुनाव करने के प्रति आपकी क्या है, संवैधानिक बाध्यता है। स्थानीय स्वशासन निकाय के जितने पदाधिकारी के पद होंगे उनके लिए अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। 1/3 पद जो थे महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। नगर पालिका, पंचायत, इनके अगर चुनाव होगा इसके लिए राज्य चुनाव आयोग संस्था का गठन किया गया था, जो कि एक स्वतंत्र संस्था थी। तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी बातें जो आज हमने पढ़ी थी, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, गठबंधन सरकार क्या है, और हमारे पास भाषाएं कितनी हैं, जो अनुसूचित भाषाएं जो कि 22 हैं, जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जिनके बारे में बताया गया है। राज्य की अपनी राजभाषा है, नहीं आजकल जितने भी राज्य हैं आज अपना सरकारी काम है, जितना भी कामकाज अपनी भाषा में करना चाहते हैं। जैसे बंगाल में बंगाली चलती है और उत्तर प्रदेश में आपका हिंदी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है। तो ऐसे करके पंचायती राज व्यवस्था की मैंने बात करा, दिसंबर 1992 में संविधान के 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको मंजूरी प्रदान की गई थी और स्थानीय स्वशासन निकाय को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसके माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि इनके नियमित चुनाव होंगे, स्थानीय स्वशासन के लिए पद दिए गए थे, महिलाओं के लिए पद पहले रिजर्व कर दिए गए थे और इनके लिए राज्य चुनाव आयोग का एक संस्था का गठन किया गया था। तो इतनी सारी बातें आई होप, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।